नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के भीतर भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस की बात करें या एनडीए की बात करें या इंडिया गठबंधन की बात करें। अब मामला दलों के दिवालियेपन पर है और ये दिवालियापन पैसे का नहीं है, आर्थिक स्थिति का नहीं है। ये दिवालियापन दलों के सोच का है। आज हम इस मुद्दे पर इसलिए बात कर रहे हैं कि कांग्रेस कहती है कि अगर बीजेपी जीत कर आती है, एनडीए जीत कर आता है तो संविधान को बदल दिया जाएगा, देश को तोड़ दिया जाएगा, वर्ग के बीच में झगड़े शुरू हो जाएंगे। अगर हम एनडीए या बीजेपी की बात करें तो वो कांग्रेस के बारे में कहती हैं कि ये जातिगत जनगणना कराकर देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। अभी हम कल की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश के द्वीप को भारत सरकार ने, यानी जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था। उनके लिए देश की ज़मीन या देश के टुकड़े की कोई कीमत नहीं है। अगर इस तरह की बयानबाजी होगी तो ऐसा लगता है कि अब दलों के पास मुद्दे नहीं बचे हैं और किसी भी तरह सरकार में आने के लिए वो दिवालियेपन की ऐसी हालत में पहुंच गए हैं जहां वो आर्थिक नीति पर बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे हैं, वो औद्योगिक विकास पर बात नहीं कर रहे हैं, वो रक्षा मसौदों पर बात नहीं कर रहे हैं। वो इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि मैं तो वफादार हूं देश के लिए, सामने वाली पार्टी गद्दार है। अगर मतदाता की बात करें तो वो कम गद्दार या ज़्यादा गद्दार कैसे चुनेगा? गद्दार तो गद्दार होता है। देश को तोड़ने वाला कम तोड़ेगा, ज़्यादा तोड़ेगा, इस पर नहीं होता है। एक गाँव में कहावत है कि ऊँट की गर्दन अगर लंबी है तो ऐसा नहीं कि वो काटने से ऊँट की जान बचेगी, गर्दन कटेगी तो ऊँट मर ही जाएगा। अगर कोई गद्दार है तो देश तो खतरे में पड़ेगा। कम या ज़्यादा का मतलब नहीं है। कम बेईमान ज़्यादा बेईमान में से तो मतदाता चुनता आया कि ये कम बेईमान है, ये ज़्यादा बेईमान है। लेकिन इस बार के चुनाव में मुश्किल ये है कि गद्दारों में से चुनना है और हर पार्टी अपने आप को देशभक्त बताने की कोशिश कर रही है। आज इसी पर बात की, सोच का दिवालियापन ये दलों को कहाँ ले जाएगा, इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं स्काइप पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी रंजन श्रीवास्तव जी, देवदत्त दुबे जी और स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रंजन जी आपके साथ। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं रंजन जी? दरअसल ये तक तो सुना था कि मैं ज़्यादा ईमानदार हूँ, मैं हरिश्चंद्र हूँ और दूसरा बेईमान है, और वोटर इसमें से ये तय करता था कि ये कम बेईमान जो होगा उसको हम चुन लेंगे। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई कि हर पार्टी कह रही कि सामने वाली पार्टी गद्दार है या देश को तोड़ने वाली है, हम देश को जोड़ने वाले हैं। अब मुश्किल ये है कि मतदाता क्या करे। हमने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि देशभक्त या कम देशभक्त का सवाल नहीं है। अगर वो देशभक्त नहीं है तो फिर नहीं है, इसमें कोई आप परसेंटेज तय नहीं कर सकते कि कट ऑफ परसेंटेज इतना जाएगा। अगर आप 80% गद्दार है तो चल जाएगा, 90% है तो नहीं चलेगा। ये मुश्किल खड़ी कर दी है हमारे देश के राजनीतिक दलों ने। दरअसल ये उनकी सोच के दिवालियेपन का एक प्रतीक है। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। आपकी राय? बीजेपी बताती है कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा तो निकालती है, लेकिन कांग्रेस के राज में जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, एक द्वीप श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था। फिर बीजेपी ये भी आरोप लगाती है कि जातिगत जनगणना जो अंग्रेज करते आए थे और देश और समाज को तोड़ने का जो काम किया था जिस जातिगत जनगणना ने, उससे अब नेहरू के नवासे, ये हम भी कहेंगे कि इंदिरा जी के पोते उस जातिगत जनगणना की जिद पर अड़ गए हैं। अगर वो अच्छी थी तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उसके बाद से लेकर उनकी दादी इंदिरा जी ने, उनके पिताजी राजीव गांधी ने, या उनकी यूपीए की बात करें तो 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई? सवाल है कि क्या ये देश को जोड़ने वाली है, तोड़ने वाली है? किसी द्वीप का, किसी देश को गिफ्ट कर देना, भारत के द्वीप का, क्या ये देश के लिए अच्छी बात है? संविधान को तोड़ने की बात हो रही है, सीए एनआरसी पर लोग बात कर रहे हैं। आपकी राय? देश कहाँ जा रहा है और हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इसको कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? रंजन जी। राघवन जी, आपने बड़ा अच्छा सब्जेक्ट चुना है और इस चुनाव के बीच में
और बहुत ही रिलेवेंट है। रिलेवेंट इन द सेंस कि आपने बहुत सही बात बोली कि जब चुनाव आता है, हम अगले 5 साल के लिए अपनी सरकार चुनते हैं। और जब सरकार चुनते हैं राघव जी, तो हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक इम्यूनिटीज के मुद्दे होते हैं, हमारी शिक्षा का मामला है, स्वास्थ्य का मामला है, रहन सहन का मामला है, मकान का मामला है, सो इमीडिएट उस पर निगाह रहती है। लेकिन अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है राघवेंद्र जी, पिछले कुछ समय से या पहले भी, हम लोग शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स करने लगे हैं कि हमें क्या कौन से मुद्दे उठाएं, कैसे हम पैसे लोग में हिट करें कि जनता वोट दे दे, और फिर वो 5 साल के लिए रियल मुद्दे हट जाते हैं। जैसे आपने बेरोजगारी की बात की, महंगाई का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। आज भी हम लोग जिस मध्य प्रदेश में हैं राघवेंद्र जी, आप देखिए कुपोषण से भी बच्चे हैं। आप खालवा चले जाइए, खंडवा ब्लॉक, खंडवा जिले में खालवा ब्लॉक, खालवा में चले जाइए, आपको बच्चे मिलेंगे आपको। आप पंगाज झाबुआ चले जाइए, माइग्रेशन अभी है, बेरोजगारी माइग्रेशन भी उतना ही है। बुंदेलखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गया, देखिए कितना आगे बढ़ पाया, कितना पीछे अभी भी है, पानी की समस्या अभी भी है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, मैं 100% सहमत हूँ कि रियल मुद्दे जो हैं, विकास के मुद्दे हैं, उस पर पॉलिटिक्स होने चाहिए, उस पर चुनाव होने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि चुनाव आते आते जातिगत जनगणना की बात होने लगती है, फिर कहीं नेहरू जिम्मेदार हो जाते हैं किसी चीज के लिए, करप्शन के लिए, कोई चाइना को लेकर बात करने लगता है, कोई पाकिस्तान चला जाता है, कोई बालाकोट चला जाता है। वो वाकई बहुत दुर्भाग्य है। और जहां तक जो दूसरा पार्ट आपका सवाल था राघवेंद्र जी, जी। जनता प्रबुद्ध है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अल्टरनेटिव कई बार नहीं होता जनता के लिए। चुनना तो उसी में से है, तो ए अभी 80। तो अभी भी लगता है जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं, जो है आपने जो बात कही, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो हमें चाहिए, उसका बहुत नितांत अभाव है, जो हमारे रियल इश्यूज को, बेसिक इश्यूज को टच करे। दरअसल अनादिकाल से भारत की हम बात करें तो पटवारी का जो मामला है, रेवेन्यू सिस्टम में सबसे छोटी इकाई है। चपरासी के ऊपर पटवारी माना जाता है। पटवारी से लेकर हम अगर चीफ सेक्रेटरी तक की बात करें तो करप्शन के मामले में कोई बचा नहीं है। ग्राम पंचायत के पंच से लेकर हम देश के प्रधानमंत्रियों तक की बात करें तो करप्शन से कोई नहीं बचा है। सवाल है कि 75 साल के बाद भी करप्शन अगर इशू नहीं बनेगा, अगर सड़क इशू नहीं बनेगी, कि सड़क में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बिजली की बात करें, स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, स्कूल की बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन हमारे देश में सबसे बदतर है। 5वीं क्लास के बच्चों को हिंदी के अक्षर नहीं पता, 8वीं क्लास के बच्चे को पहाड़े नहीं मालूम, तो फिर हम कैसे उम्मीद करेंगे कि देश के जो मेधावी छात्र हैं वो दुनिया में झंडे गाड़ेंगे। अलग बात है कि भारत बहुत भाग्यशाली है कि इसके बाद भी हमारे यहाँ के बच्चे दुनिया में जाकर नाम कमाते हैं, वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में टॉप करते हैं, पीएचडी करते हैं और बड़े बड़े संस्थानों के सीईओ बनते हैं। लेकिन सवाल यही है, मैं आपके पास लौटूंगा, ये सवाल छोड़कर जा रहा हूँ कि क्या देश की राजनीति, देश के दल इतने दिवालिया हो गए कि उनके पास मुद्दे नहीं बचे, और वो जिन मुद्दों को लेके आ रहे हैं उस पर तो इलेक्शन वोट देना बहुत मुश्किल है कि हम गद्दारों को वोट दें, देश को तोड़ने वालों को वोट दें। बीजेपी कांग्रेस को देश तोड़क बताती है, कांग्रेस भाजपा को बताती है, और करप्शन की बात और गुड गवर्नेंस की बात कहीं इशू नहीं है। इस पर मैं लौटूंगा आपके पास। देवदत्त जी, सवाल है कि पार्टियां आर्थिक रूप से कमज़ोर हो सकती है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का पैसा कम ज़्यादा हो सकता है, चंदे में गड़बड़ियाँ हो सकती है, उसमें वो आर्थिक दिवालिया हो तो समझ में आता है। लेकिन अगर मानसिक दिवालिया हो जाए, सोच के रूप में दिवालिया हो, उनके पास चिंतन नहीं है और उसमें वो दिवालिया हैं, उनके पास पॉलिसी की बात करें उसमें वो दिवालिया हैं, तो फिर ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। आपकी राय? बिल्कुल, जीत की जो चाहत है या सत्ता में आने की, उसके कारण राजनीतिक दल भूल रहे कि वो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आज मतदाता क्या सोचता है कि हम चुनाव के माध्यम से वोट करेंगे और हम अपना जन सेवक चुनेंगे जो देश को चलाएगा, समाज को चलाएगा, और ये अविश्वास की स्थिति, एक कालिक पोत रहे एक दूसरे के चेहरे पे कि ये गद्दार, वो कह रहे वो गद्दार। और दुनिया में भी क्या इमेज बनती होगी कि भारत में क्या 2-3 गद्दारों के बीच मुकाबला, कोई एक गद्दार आएगा। जहां हम नेताओं को, देश के लिए मर मिटने वाले या जिनके आह्वान पर पूरा देश खड़ा रहता है कि ये सब, और उन्हीं की छवि इतनी खराब कर देंगे जीत के लिए एक दूसरे की, तो ये तो बहुत दुर्भाग्यजनक है। दरअसल हुआ राघवन जी ये है कि आपने लिखा भी आज
कहीं मैंने पढ़ा था आपका, तो कि आज़ादी के इतने वर्षों में इतने इन लोग मुद्दे उठा चुके, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी मिटाओ, वो अत्याचार, आतंकवाद मिटाओ, और बहुत सारे मुद्दे, जितनी समस्याएं थी समाज में सब में, भ्रष्टाचार लेकिन वो सब हटाओ, मोथरी साबित हो। भ्रष्टाचार हटा। अब तो एक 15 अगस्त के भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था करप्शन गो, करप्शन भारत छोड़ो। अगर ये मुद्दे बनते हैं तो समझ में आता है, और फिर इस पर जनता विश्लेषण करेगी कि भाई करप्शन ने भारत छोड़ा कि नहीं छोड़ा, बेईमानों ने भारत छोड़ा कि नहीं। ये तो मुद्दे बन सकते हैं, लेकिन अगर पार्टियां एक दूसरे पर कहे कि ये देश को तोड़ने वाली है, ये देश को बेचने वाली है, तो फिर तो मतदाता की बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जी बिल्कुल, वही मतदाता में कम से कम इतनी दुविधा द्वंद नहीं होना चाहिए कि उसको मतदान करने के जब पैर निकाले तो उसको ये दुविधा लगे कि कौन क्या है। कम से कम इतना तो रहना चाहिए, जैसा आपने भी कहा, कि दोनों जो भी दल प्रमुख है, जो भी है, सब देश के पहले है। व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। देश से गद्दारी कोई नहीं करेगा, जीते कोई हार। और इसकी बात सबको कहना चाहिए कि ये भ्रष्टाचारी है या किसी भी है, ये नाकाम है, सरकार नहीं चलाता, सुशासन नहीं करता, ये सब आरोप लगा सकते हैं, लेकिन गद्दारी जैसे आरोप नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि या फिर इसको बहुत बड़ा संज्ञान चुनाव आयोग को लेना चाहिए, या देश में कौन सी संस्था है, भैया पहले ये तय हो जाए कि हमें कम से कम प्रखर राष्ट्रभक्त चुनना है, हमें गद्दार नहीं चुनना है कहीं भी। तो ये आरोप इनको ऐसे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे तो एक तरह से मतदाता भ्रमित होगा। बिल्कुल। और हम सब ये सोचेंगे कि क्या हो रहा है देश में। बुनियादी मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए जिनके लिए सरकारें बनती हैं। एक तो अपन मान के उसमें तो कोई दुविधा है नहीं कि जो भी देश में चुना जाएगा वो प्रखर राष्ट्रभक्त होगा, देश के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। इस पर तो किंतु परंतु होना नहीं चाहिए। किंतु परंतु इसमें होना चाहिए कि कौन गरीबी मिटाएगा, कौन महंगाई कम करेगा, कौन सुशासन लाएगा, इन सब पे, कौन आतंकवाद मिटाएगा, इन सब मुद्दों पे बात होनी चाहिए। और यही जनता के मुद्दे हैं। बिल्कुल। ये तो कहीं बात ही नहीं कि इस तरह कोई मतदाता सोचता भी नहीं होगा कि हमारे राजनीतिक दल इतने दिवालिया हो गए या नेता कि उन पे हमें गद्दारी जैसे आरोप सुनने को मिल रहे हैं। बिल्कुल। दरअसल यही चिंता की बात है। अभी तो चुनाव में वक्त है, लेकिन जिस तरफ चुनाव का ट्रेंड जा रहा है, जिस तरफ लोग राजनेताओं की बयानबाजी जा रही है, वो चिंता में डालने वाली बात है। दरअसल योगीराज जी, इस पर बात होनी चाहिए कि भारत की विदेश नीति पहले से कैसी है। क्या भारत की विदेश नीति देश के हित में है? भारत का एग्रेशन ये बताता है कि अब भारत को कोई हल्के से नहीं ले रहा है, या भारत के एग्रेशन से उसके पड़ोसी देशों से संबंध खराब हो रहे हैं, या भारत के एग्रेशन से यानी भारत की आक्रामक विदेश नीति से क्या दुनिया में भारत की स्थिति कमजोर हो रही है या उसकी धाक जम रही है? तो ये सारी बातों पर बात हो। इसके साथ इस पर बात हो कि आर्थिक स्थिति कैसी है, देश के आंकड़े क्या बताता है, जीडीपी क्या कह रही है, कलेक्शन की दर क्या है, टैक्स कलेक्शन कितना हो रहा है, करप्शन के मामले में सरकार की क्या पॉलिसी है, क्या इसमें सिर्फ विपक्षी दलों को टारगेट किया जा रहा है या सत्ताधारी दल के लोग भी इसमें पकड़े जाएंगे। इस पर अगर ये इलेक्शन के इशू बने तो हमें लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा, लोग जनता को भी चुनने में आसानी होगी। लेकिन ये अगर इशू बनेगा कि कांग्रेस देश को तोड़ने वाली है, तो फिर ये साबित करना चाहिए कि कांग्रेस देश को तोड़ने वाली है और जनता फिर उसका बायकॉट करे। और बीजेपी के खिलाफ ये आरोप है कि वो संविधान को बदलने वाली है और संविधान में ऐसी चीज़ों का व्यवस्था करने वाली है कि वो देश टूट जाएगा। तो इस पर गंभीरता से बहस की ज़रूरत है, और जिसके गलत आरोप हो जनता चुनाव में उसको सजा दे और उसको खारिज करे या उसको दरकिनार करे। आपकी राय किस ढंग से आप सोचते हैं? देखिए राघवेंद्र जी, हर राजनीतिक दल के अपने अपने एजेंडे हैं, अपने अपने इश्यूज हैं, लेकिन जनता का एक ही एजेंडा है। जनता चाहती है देश का डेवलपमेंट हो और भ्रष्टाचार से उन्हें मुक्ति मिले। आज भी वही गुंडा राज, वही भ्रष्ट राज, जो जरा सा कोई सत्ता में आया, पावर में आया, कोई विधायक बन गया, किसी क्षेत्र का सांसद बन गया और मंत्री बन गया, तो वो सारे काम जो एक तरफ और गुंडागर्दी और दादागिरी पे उतर आते हैं। अभी मध्य प्रदेश में 2 मामले ऐसे आए जब मंत्रियों को लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है। अभी बिल्कुल निचले स्तर पर तक गए उनके समर्थक। भोपाल में एक मामला सामने आया एक मंत्री का, इंदौर के एक सीनियर एमएलए के लोगों ने वहां उत्पात मचाया। ये एक अलग ट्रैक है। जन भावना की जो बात होती है, अपने आप को ये पॉलिटिशियन क्या बोलते हैं, ये क्या कहते हैं, इनसे पूछोगे आप क्या करते हो तो ये कहते हैं हम जनसेवक हैं, यही बोलते हैं ना, हम जनसेवक हैं। लेकिन कितने लोग इसमें से जनता की सेवा कर रहे हैं? सेवा का मतलब क्या होता है?
जनता के दुख दर्द को महसूस करना और उसके मुताबिक उसका सॉल्यूशन ढूंढना। अब इसमें मैं एक चीज़ जोड़ूंगा, रंजन जी भी इस बात से सहमत होंगे और देवदत्त जी भी, कि जिसका काम, जिन राजनेताओं का काम विधायक बनने के बाद, सांसद बनने के बाद, या जब वो राजनीति में होते तो फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, तो जब आप 24 घंटे राजनीति कर रहे हैं तो आखिर आपके पास ऐसा कौन सा धंधा है जिससे आपकी जो संपत्ति है, जो आपकी आय है, वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है और हर 5 साल बाद उनकी संपत्ति में 100 गुना इजाफा हो जाता है। तो ये जो करप्शन है इस किस्म का, इस पर भी बात होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री या पार्टियां उनसे पूछें कि आपके पास ऐसा कौन सा हकीम लुकमान का नुस्खा है कि जिसकी वजह से आप 24 घंटे तो राजनीति करते हैं लेकिन आपके पास संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। ये भी मुझे लगता है कि एक तरह का चुनावी मुद्दा बनाने की ज़रूरत है कि राजनेताओं के पास धन कहाँ से आ रहा है, अगर वो धन आ रहा है तो उसके स्रोत पता होना चाहिए। ये चुनाव का मुद्दा बने, भाषणों में इसकी माने तकरीर जब हो तो इस पर सवाल पूछे जाने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल पूछे जाने चाहिए कि ये आखिर ये चमत्कार कैसे हो रहा है कि आपके पिछले इलेक्शन में आपने ये फाइल किया, आपका रिटर्न या जो भी इनकम बताई वो अगले इलेक्शन में बढ़कर दुगनी और चौगुनी हो जाती है। लेकिन इन इश्यूज के मामले में सारे राजनीतिक दल एक हैं, सब इन मुद्दों पर सब चुप हैं। सबको एक साथ पेंशन चाहिए, 3-3, 4-4, 5-5 पेंशन चाहिए, उसका कोई विरोध नहीं होगा। कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम मिलेगी, उनको पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, इस पर डिबेट हो सकती है। तो ये जो जनता के जो मूल इश्यूज की जो बात होती है, जो मैं बार बार जो बात कह रहा हूँ कि अब आप अपने आप को जब जन सेवक कहलाते हो तो जनता से सेवा क्यों करवा रहे हो खुद की? आपको आपकी ड्यूटी है जनता की सेवा करें। एक तो ये मुद्दा हुआ। दूसरा एक और बड़ा गंभीर इस समय प्रचलन राजनीतिक पार्टियों के स्टैंड क्या हुए हैं, कुछ इश्यूज ऐसे होने चाहिए जिसपे सारे राजनीतिक दल एक होने चाहिए। जब आप इंटरनेशनल पॉलिसी की बात आओ, जिसका जिक्र आपने किया, फॉरेन पॉलिसी की बात आए, या देश के आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, उस इश्यूज पर सारे राजनीतिक दलों पर एक होनी चाहिए, एक सुर जानी चाहिए कि हम देश की इंटीग्रिटी के मामले में, रक्षा के मामले में एक। होता क्या है, आज छोटे छोटे मामले में अरविंद केजरीवाल को जेल हो गई थी, यूएन भाषण दे रहा है, अमेरिका बोल रहा है, जर्मनी बोल रहा है। ये होते कौन है भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने वाले? लेकिन ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि राजनीतिक दलों के मत अलग अलग है। राजनीतिक दल अपने इश्यूज को वहां ले जा रहे हैं, अपने देश की समस्या सॉल्व नहीं कर पा रहे और दूसरों से अपेक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कुछ इश्यूज ऐसे तय हों कि इन मामले में हम सारे राजनीतिक दल एक हैं। ऐसे इश्यूज हैं देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा। और कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल होना चाहिए राजनीतिक दलों में बिल्कुल एक तरह बिल्कुल कन्फ्रंटेशन, आमने सामने की लड़ाई होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार हम आएंगे तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की बात सब करते हैं करप्शन के मामले में, लेकिन हो कहाँ पाता है जीरो टॉलरेंस? बिल्कुल, क्योंकि सब उसमें एक हैं। भ्रष्टाचार के मामले में एक तरह से होड़ मची हुई है, कौन कम भ्रष्ट है और कौन ज्यादा भ्रष्ट है। बिल्कुल रंजन जी, दरअसल करप्शन के मामले में अगर कार्रवाई होती है, चाहे वो किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ हो, चाहे वो कोई पार्टी के अध्यक्षों के खिलाफ हो, सवाल यही है कि राजनीतिक दलों को इस पर ये मुद्दे बनाने की जरूरत है। इसमें ये मुद्दा बन सकता है कि सत्ताधारी दल के लोग भ्रष्टाचार में क्यों नहीं पकड़े जाते, इस पर सवाल होने चाहिए और इस पर जो जिम्मेदार हैं उनको जवाब भी देने चाहिए। यही हम बात करना चाह रहे हैं कि अगर केजरीवाल की, जो योगीराज जी ने कहा कि गिरफ्तारी होती है, तो देश की प्रशासन व्यवस्था और कानून व्यवस्था का मामला है, लेकिन इसमें बहुत ढीठपने के साथ यूएस का, अमेरिका का दखल होता है। इसमें बहुत ही ढीठपने के साथ यूनाइटेड नेशन बोलता है, जर्मनी बोलता है। जब भारत में किसान आंदोलन होते हैं तो कनाडा उसमें दखल देता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इस पर तो राष्ट्रीय एकता की ज़रूरत है और बाकी देश के जो मुद्दे हैं उस पर एक एक सवाल का जवाब सरकार को देने की ज़रूरत है, ना कि सवाल के जवाब में सवाल। अगर कांग्रेस का कोई सवाल है तो सरकार को तथ्यों के साथ उत्तर देने की ज़रूरत है और ये उत्तर जनता के बीच में आए और जनता उन उत्तरों से संतुष्ट हो, असंतुष्ट है और फिर वो वोट करे, इसकी ज़रूरत है। आपकी राय? देखिए, दो भाग हैं आपके प्रश्न के। पहला करप्शन है, उस पर मैं कहना चाहूंगा कि एक्चुअली जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है या पॉलिटिकल सिस्टम है, वो अपने में फ्लैट सिस्टम है। वो जननी है करप्शन की। बिल्कुल। आज का चुनाव जैसे बड़ा एक अच्छा बयान आया है वित्त मंत्री का, पैसे नहीं चुनाव लड़ने को, और मैं मान सकता हूं। तो इतने जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनके पास ही पैसे नहीं है? और सबको पता है कि जो हमारा अपर लिमिट है खर्चे का,
शायद ही कोई कैंडिडेट उस खर्चे में चुनाव लड़ पाता। आज की डेट में आपको चुनाव दिखाना है, प्रचार करना है, कार्यकर्ताओं को ले जाना है, 10 गुना। मतलब आप एक जो सरपंच का चुनाव है राघवन जी, मैं मानता हूँ 15-20 लाख उसमें खर्चे हो जाते हैं जी। तो 25 लाख 50 लाख करोड़ चुनाव कहाँ से होगा, बस सोचने की विषय है। और यही करप्शन शुरू हो जाता है। फिर आप चंदा मांगते हैं जब कॉर्पोरेट हाउसेस से, तो जाहिर फिर जब सरकार में आप आएंगे तो पॉलिसी आपको ऐसी बनानी पड़ेगी। आँख का पानी कुछ होता है। एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं राघवन जी, उनके साथ में जा रहा था, उन्होंने अच्छी बात कही, कहा कि चुनाव में स्टेट फंडिंग होना चाहिए। स्टेट राज्य जैसे अमेरिका में है, उसकी फंडिंग सरकार करे, चाहे पोस्टर है, बैनर है, चुनाव प्रचार कुछ भी है। और उनका बहुत क्लियर बोलना था कि आंख का पानी कुछ होता हम लोगों का, कोई भी है बहुत बेशर्म नहीं हो सकता। अगर हम किसी इंडस्ट्री से पैसा लेंगे डोनेशन से ही, तो कैसे हम उससे आंख मिला के बात कर पाएंगे और उसके हक में हम कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे। तो पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोल सिस्टम हमारा है चंदे पे आधारित, तो ज्यादा खर्चे पर, पंप पैसों पर, तो फिर वहीं पे शुरू हो जाता है। और जहाँ पे बड़ी अच्छी बात कही कि नेता कहाँ से पैसे आ जाते हैं। सबसे अच्छा बिजनेस नेता बन जाइए। आप कृषि करिए, आप फायदे में नहीं आ सकते हैं। कोई छोटा मोटा बिजनेस कीजिए, बड़ा बिजनेस कीजिए, आप कर्ज में दबे रहेंगे। नेतागिरी ऐसा बिजनेस है कि आप एकदम 5 साल 10 साल में 10 गुना 20 गुना पैसा पैदा कर लेंगे। पहला बात। दूसरा, जो विदेश नीति की बात हो रही है, कांग्रेस का अच्छा जवाब है राघवन जी। अभी पवन खेरा को सुन रहा था मैं जी, या शायद इन्होंने जयराम रमेश ने बोला कि अमेरिका या दूसरे देशों को हमारे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर ये भी होता है कि आप भारत को भी दूसरे देश के मामले में नहीं बोलना चाहिए, ये दोनों तरफ से होना चाहिए। लेकिन कोई अगर प्रधानमंत्री किसी विशेष कैंडिडेट को अमेरिका में कहता कि इनको जिताइए, अब की बात ट्रंप सरकार, तो हम मौका देते हैं दूसरे देशों को भी अपने देश में इंटरफियर करने का। तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए, हम भी उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस न करें। फिर जब ऐसा करेंगे कि दूसरा देश अगर कुछ बोलेगा तो हम भी बहुत निडरता से बोल सकेंगे कि तुम्हें ऐसा करने का राइट नहीं है। देखिए, यही हिंदुस्तानियों की सबसे खास बात है कि हम अपनी गलती पहले देखते हैं। हमने गलती ढूंढी ना कि भारत तक का अगर कोई भी राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री दूसरे देश के चुनाव में दखल देगा तो फिर वो हमारे इंटरनल पॉलिसी पर कमेंट करेगा। यही भारतीयों का बड़ा दिल है और इसी वजह से हम हिंदुस्तानियों को दुनिया के लोगों से ज़्यादा बेहतर मानते हैं, क्योंकि हम कभी नहीं कहते कि अमेरिका में रंगभेद नीति के चलते कालों को मारा जा रहा है। हम कभी नहीं कहते कि हिंदुस्तान के जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनकी वहाँ हत्याएं हो रही हैं। हम कभी इस बात का जिक्र नहीं करते कि जो भारतीय वहाँ वीज़ा पर काम कर रहे हैं, H1B कौन सा जो एक वीज़ा होता है, उसके चलते उनका कितना शोषण होता है। यही भारतीयों की उदारता, कई बार इसी उदारता के चलते जो पश्चिमी देश है वो हमारा दुरुपयोग करते हैं। और इसी पर हम विस्तार से फिर किसी और दिन बात करेंगे। बड़ा मामला इंटरनेशनल, इसमें विदेशियों नीति के जानकारों को भी बैठाएंगे। सवाल है कि देश के किसान आंदोलन में कनाडा दखल देता है, अगर वहाँ के निज्जर या झज्जर को कोई मार देता है जो भारत के खिलाफ एक तरह की युद्ध की साजिश करते हैं, या वहाँ के अमेरिकी नागरिक हैं पन्नू, उनको राइट है कि वो भारत के खिलाफ बोलें और इसको तोड़ने की बात करें। तो ये बहुत सारी बातें जिस पर कभी डिबेट की जरूरत है। लेकिन अभी तो मैं देवदत्त जी आपके पास आऊँगा कि जो दलों का दिवालियापन है वो मतदाताओं के लिए मुश्किल का सबब बन रहा है कि बेईमानों में से कम बेईमान चुन सकते हैं, लेकिन गद्दार और ज़्यादा गद्दार में से कैसे चुनेंगे, ये हमारी मुश्किल अब चुनाव में आने वाली है। आपकी बहुत छोटी सी टिप्पणी इस पर। बिल्कुल, ये तो दुविधा होनी ही नहीं चाहिए कभी। ये कोई प्रश्न नहीं उठता है जिस तरह के आरोप ये दल कर रहे हैं, कल आज इसको है कल उसको, दोनों को नुकसान है। मैं कहता हूँ जैसे अभी अमेरिका रूस ये सब दखल होते हैं तो इन दलों को कहना चाहिए, जैसे दो भाई लड़ते हैं, यदि कोई पड़ोसी आता है तो वो कहते भैया आप दूर रहे, हम आपस में मिल लेंगे, लड़ लेंगे, सब हो जाएगा। तो ऐसा इन लोगों को भी कहना चाहिए विदेश में कि आपको दखल देने की जरूरत नहीं है जी, हमारा लेकिन देश देवदत्त जी, अब तो हमारे नेता विदेशों में जाते हैं और कहते हैं कि हमारी मदद करिए, आप भारत सरकार को हटाने के लिए, गिराने के लिए मदद करिए। जब हम ही विदेशों से जाके मदद मांगेंगे तो फिर उनको मालूम है कि यहाँ की राजनीति में कमजोर कड़ी कौन सी है, तो वो दखल देंगे। और इसी का नतीजा है कि बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं हम, इस वक्त देश की बात है। जो भी पार्टी सरकार में है, देश विदेशों में तो वो उस पार्टी के साथ खड़े हो, कभी
अटल बिहारी वाजपेयी को पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो यूएन में भेजते थे देश के लीडर बनाकर। तब की राजनीति और आज की राजनीति में जो घटियापन आया है, जो गिरावट आई है, वो चिंता का विषय है। दलों के दिमाग का दिवालियापन जिस पर हम बात कर रहे हैं। चूंकि समय खत्म हो रहा है, मैं अंतिम टिप्पणी के लिए जाऊंगा योगीराज जी आपके पास, आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि ये मामला सीमावर्ती राज्यों में भी खटकता है, क्योंकि वहाँ पड़ोसी राज्यों का देशों का दखल होता है। विदेश नीति पर, भारत की विदेश नीति अच्छी है खराब है, इस पर दूसरे के देशों को कितनी दिक्कत है उस पर भी लोग बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, करप्शन की बात करें, ये इश्यू होना चाहिए। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल यही मुख्य। आज आप देखिए, दो तीन वाक्यों में छोटी छोटी बातों पर आज आदमी को अपने कितना छोटे सरपंच चले जाओ, आप ग्रामीण लेवल पे चले जाओ, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता जी। डिस्ट्रिक्ट और भोपाल में आप चले जाओ, बड़े से बड़े दफ्तर में आपके काम बिना पैसे लेके लिए नहीं होंगे। तो जनता ने इसलिए थोड़ी आपको चुना है। बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि अगर पटवारी पैसे लेता है तो ऐसा नहीं कि मंत्री पाक साफ है। अगर थाने में पैसे लगते हैं रिपोर्ट लिखाने, और तो नहीं कह सकते कि गृह सचिव या गृह मंत्री या इस विभाग के जिम्मेदार जो मंत्री हैं वो पाक साफ है। तो सफाई की जरूरत यहाँ से है। उम्मीद करते हैं कि दलों का दिवालियापन खत्म होगा और वो जनता के मुद्दों पर बात करेंगे, और चुनाव पर इसी पर बात होगी, और मतदान भी जनता के मुद्दों पर होगा। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। रंजन जी आपका साधुवाद, देवदत्त जी आपका धन्यवाद, योगराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।